एक बार अगर चैप्टर का क्विक रिकैप दूं तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हेनरीज लॉ से स्टार्ट किया था। सॉल्यूशंस के बारे में बात करी थी हेनरीज लॉ से पहले भी, और उसके बाद हमने हेनरीज लॉ किया। हेनरीज लॉ के बाद क्या किया? रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अंदर हमें पता चला था कि ओवरऑल जो पार्शियल प्रेशर है उसके बेसिस पे ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे डिपेंड कर रहा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जिस टाइम पे हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, अगर मैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूं तो हमारे पास वेपर प्रेशर में वेरिएशंस आ जाती है। और वो जो वेपर प्रेशर के अंदर वेरिएशंस आती है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो कि सिर्फ नंबर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही थी एंड नॉट ऑन द नेचर। और उन सर्टेन प्रॉपर्टीज को हम क्या कह रहे थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमने 4 तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो कि वैसे भी हमारे पास क्या हो रहा था, वो पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन वाली चीजें होती हैं। जैसे हमने रॉल्स लॉ से एक बीच में टॉपिक था ना, डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके बाद फिर कॉलिगेटिव पे पहुंचे थे। तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? रिलेटिव लोवरिंग। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आई थी बच्चा? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी आई थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट आई थी जो हमने पिछले लेक्चर में करी थी वो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने किया था। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हमारे पास यहां एक छोटा सा टॉपिक कह लो या सिर्फ फॉर्मुलाज हैं। बेसिकली टॉपिक क्यों नहीं बोल रहा इसे? क्योंकि इसकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं है इन वाली चीजों की। लेकिन यहां अगर ध्यान से देखो तो है क्या? ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट्स। अब मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट्स का मतलब क्या बचा? जिस टाइम पे हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक सॉल्वेंट के अंदर अभी तक हम लेके चल रहे थे एक ही तरह का सॉल्यूट डलेगा। अब अगर मैं मल्टीपल टाइप्स के नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स ऐड कर दूं, मल्टीपल टाइप के नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो उसकी वजह से जो मेरे फॉर्मूला में आएगा, बेसिकली फॉर्मूला क्या आएगा? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज चेंज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल प्रेशर। यही बात रहेगी, डेल्टा पी बाई पी। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता था उसमें सिग्मा लग गया। अब उसमें हमने क्या लगा दिया साथ में? ये सिग्मा लग गया। सिग्मा किसके लिए है बच्चा? समीशन हो गया बेसिकली। जो हमारे पास हम कह रहे थे ना रिलेटिव लोवरिंग का जो हमारे पास फॉर्मूला था, उसके अंदर एम आई हमारे पास क्या? मोलालिटी ऑफ ईच सॉल्यूट, और कैपिटल एम आई क्या लिखा है हमने? मोलर मास। ठीक बात है। तो ये हमने क्या किया कि ईच सॉल्यूट की मोलालिटीज को, जितनी जितनी मोलालिटीज थी, जितने जितने हमने सॉल्यूट डाले, हर किसी की मोलालिटी निकाली, सबका एल्जेब्रिक सम कर दिया। वरना हम क्या कह रहे थे? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। सीधा सीधा था अदरवाइज ना। जैसे तो अगर मोलालिटी यहाँ पे एक की जगह ज्यादा है तो हम क्या करें? सबकी मोलालिटीज का सम कर दें। वैसे ही कुछ बना कि नहीं? अगर मल्टीपल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो हर किसी की मोलालिटीज का हमने सम लिया है। ऐसे ही जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट डाल दिया था केबी, जिसके अंदर अब अगर मल्टीपल टाइप ऑफ सॉल्यूट्स हमने ऐड किए हैं तो मैंने यहां सिग्मा लगा दिया। ये सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जितने भी 1 2 3 5 10 जितने तरह के सॉल्वेंट थे सबकी मोलालिटीज निकालते हैं और उनका सम कर देते हैं। तो फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, बस हम क्या कर रहे हैं? अब अगर मेरे पास एक ही सॉल्वेंट में 3 या 4 या उससे ज्यादा तरह के सॉल्यूट्स ऐड करे जाते हैं, उनके इंडिविजुअली मोलालिटीज निकालो, सबका सम करो, और जो आंसर आएगा उसको मेन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ में आई ये बात? तो इस तरीके से हम सारे फॉर्मूलाज को निकाल रहे हैं। इसमें भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी हमने सिग्मा लगाया है, और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर भी सिग्मा लगाया है पाई CIRT के लिए। CI हमारे पास क्या होता था? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसके लिए निकालते थे? जब एक तरह के सॉल्यूट के लिए निकालते थे। अब यहाँ मल्टीपल आएगा तो मोलैरिटी ऑफ ईच सॉल्यूट निकल जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? कंसेंट्रेशन बेसिकली मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमारे पास जो मोलैरिटी निकलेगी यहाँ पे हर अलग अलग सॉल्यूट की निकाल के सबका एल्जेब्रिक सम करेंगे और मेन फॉर्मूला में उस एल्जेब्रिक सम वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सॉर्टेड है, सिंपल है ये। अब हमारे पास क्या आता है बच्चे? जो आज का असली टॉपिक है, दैट इज अबनॉर्मल मोलर मासेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका रीजन समझो। पहली बात तो ये है बच्चा, जब से टॉपिक चल रहा है ना हमारा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा है, फ्रॉम द डे वन में एक चीज बोल रहा हूँ, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, या इवन ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि इनमें से अगर तुम एक भी टॉपिक मिस करते हो तो लास्ट तक वो चीज तुम्हें परेशान करेगी। वो लास्ट तक वाली चीज अब आ गई है। इसमें अब नॉर्मल मोलर मासेस के बेसिस पे होता क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां थी। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर या किसी भी तरह की कोई उन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक कमी थी। क्या कमी थी बच्चा?
पहली बात तो वही कमी है जिसकी वजह से उनका नाम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्यों? बिकॉज दे ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नॉट ऑन द नेचर। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डाला, जो मैंने डाला तो एक था, अंदर जाके टूट कर दो बन गया। डाला मैंने एक था, अंदर जाके टूट के वो दो हो गए। अगर वो दो हो गए हैं, डिसोसिएशन हो गई है, तो जो मोलर मास में निकालूंगा न्यूमेरिकली, वो तो इनको दो कंसीडर करके निकाला जाएगा, तो मेरा मोलर मास तो ठीक नहीं निकलना चाहिए। फिर समझ रहे हो मेरे साथ ये वाली बात, कि अगर मैं किसी एक सब्सटेंस को एक सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में, किसी सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं, और वो सब्सटेंस आइदर इट गेट एसोसिएटेड और इट गेट डिसोसिएटेड। एसोसिएटेड कैसे होगा? मैंने एक सब्सटेंस डाला था और उसके आसपास तीन चार चीजें और चिपक गई, अब वो गुच्छा बन गया है। तो जहां वो 5 होनी चाहिए थी, अब गिनती में वो 1 दिख रही है। अब 1 दिख रही है तो मोलर मास तो मैं 1 के रिस्पेक्ट में निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे को नेचर से फर्क नहीं पड़ रहा ना कि वो झुंड में जो गुच्छा बना है वो बड़ा है छोटा है, साइज से फर्क नहीं पड़ रहा, शेप से फर्क नहीं पड़ रहा, नेचर से फर्क नहीं पड़ रहा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, and since that number can vary depending on association or dissociation, hence we can get abnormal molar masses। ये बात समझ में आई है कि जो मोलर मास हमें सीधा सीधा ठीक मिलना चाहिए था, अब वो abnormal मिलेगा। abnormal मतलब ठीक नहीं है, जो नॉर्मल है उससे थोड़ा अलग हो गया। ये बात समझ रहे हो? तो अब हमने यानी कि जो 4 टॉपिक करे हैं वो तो गलत हो गए, तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई फिर तो, है ना। उन वाले जितना भी कंसेप्ट था उसके अंदर कुछ गड़बड़ आ गई है, तो उस सारी गड़बड़ को रेक्टिफाई करने के लिए एक टर्म आएगी वेंट हॉफ फैक्टर। कुछ नहीं बदलेगा, सेम फॉर्मूला, सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम, बस एसोसिएशन या डिसोसिएशन या आयनाइजेशन जैसा वर्ड देखते ही वहां आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वेंट हॉफ फैक्टर या आई होता क्या है, वो हमारा टॉपिक जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले ये बताओ, अब नॉर्मल मोलर मासेस का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? आर्यन, अब नॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको बच्चे? ठीक है ना। वापस से अब नॉर्मल मोलर मास के लिए देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम हर जगह पे मोलर मासेस निकाल रहे थे। जितनी भी तुमने ध्यान दिया हो सारे मोलर मासेस में इन दी एंड हमने टॉपिक एंड कहां से किया? फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यहीं से किया है। हर किसी में हम क्या कर रहे थे? सॉल्यूट के मोलर मास के निकालने की कोशिश कर रहे थे हर जगह। तो जब मैं सॉल्यूट के मोलर मास को निकालने की कोशिश कर रहा था, तो उसके अंदर मोलर मास निकालते हुए मैं कंसीडर क्या कर रहा हूं कि ना तो एसोसिएशन हो रही है ना डिसोसिएशन हो रही है। हर वक्त हमने किसी भी क्वेश्चन के अंदर, अभी तक तुमने ध्यान दिया हो, आयनाइजेशन, एसोसिएशन, डिसोसिएशन जैसे शब्द आए ही नहीं थे क्वेश्चंस में। मोरओवर अगर ऐसा हो जाता, मान लो अगर मैं ये कहूं कि नहीं भाई एसोसिएशन हो रही है, तो हम एसोसिएशन में होने का मतलब, अगर मैंने वहां पर NaCl डाला था, अब NaCl का एक मॉलिक्यूल है लेकिन डिसोसिएट Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में हुआ, कैटाइन एनाइन में टूटा। अब वो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, मेरे को तो गिनती चाहिए सिर्फ। गिनती के हिसाब से वो एक चीज टूट के दो बनी कि नहीं? अगर एक चीज टूट के दो बन गई है तो दो बनने का मतलब क्या हुआ? अब मेरा मोलर मास एक की जगह दो के हिसाब से निकलेगा। न्यूमेरिकली हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं वहां पर वो डबल वैल्यू के हिसाब से आंसर आएगा कि नहीं? समझ में आ रही है बात? क्योंकि नेचर से फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो आयनाइज हो गए, आयनिक पार्ट्स हैं, कैटाइन एनाइन है, अदरवाइज न्यूट्रल होना चाहिए, उन चीजों की बात ही नहीं हो रही है। Colligative properties only depend on the number of particles, and since the number of particles can vary according to association and dissociation, hence the calculated molar mass using those numbers will always be different from actual molar mass, and that difference, on the basis of that difference, we call that molar mass as abnormal molar mass। ये समझ में आया है? तो अब हमारे पास अब नॉर्मल मोलर मास का जिस्ट तुम्हें समझ में आ गया कि होना क्या है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन, या चीजें जुड़ के गुच्छा बन जाए, ये एक चीज टूट के टुकड़ों में फैल जाए। डन है? तो एसोसिएशन डिसोसिएशन होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे फर्क पड़ जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो जरा, आयनिक कंपाउंड्स। जब हम बात कर रहे हैं, इसको साथ के साथ देखते जाना बच्चा। आयनिक कंपाउंड्स ऑन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू कैटाइन एंड एनाइन। होता है, सबको पता है ये वाला पार्ट, कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं जब भी हम उन्हें पानी में घोल रहे हैं तो क्या होता है, कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट करेंगे। जैसे मैंने अभी NaCl का एग्जांपल दिया, तो 1 मोल ऑफ KCl डिसोसिएट टू गिव K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। होगा कि नहीं बच्चा? अगर मैं K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की बात कर रहा हूं, क्या हो रहा है?
जो 1 मोल ऑफ KCl will dissociate to give K positive and Cl negative, होगा कि नहीं? अब 1 मोल ऑफ KCl से 1 मोल ऑफ K पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव निकला कि नहीं? तो जहां 1 मोल था अब हमारे पास 2 मोल्स हुए कि नहीं? किसी को ये बात समझ में आ रही है 1 का 2 कैसे बन रहा है? इसको बहुत वाहियात से एग्जांपल के हिसाब से समझो बच्चा। अगर एक कपल है और उसका ब्रेकअप हो जाता है तो अवेलेबल पर्सन्स कितने हो गए? 2। कपल 1 था, जब उसकी डिसोसिएशन होती है तो केटाइन और एनाइन 2 बनते हैं। 1 मोल ऑफ कपल डिसोसिएट टू गिव 2 इंडिविजुअल मोल्स ऑफ सिंगल्स, हुआ कि नहीं? तो सेम यहां पे अगर मैंने एक KCl का मोल डाला वो टूट कर एक K पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव का 1 मोल और Cl नेगेटिव का 1 मोल, हुआ कि नहीं? तो जहां 1 मोल था अब उसकी जगह मेरे पास 2 मोल्स ऑफ सब्सटेंस हुए कि नहीं? बात समझ में आई है? एक चीज टूटकर 2 टुकड़ों में बन गई, तो एक टूटकर 2 टुकड़े हुए तो एक के 2 बने कि नहीं वो? ठीक है, क्योंकि हमें टुकड़ों से फर्क नहीं पड़ रहा है कि साइज छोटा हो गया है या आयनाइज्ड पार्ट टूटे, हमें सिर्फ गिनती से फर्क पड़ रहा है, तो गिनती तो डबल हो गई। तो ऐसे में मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, देखो जितने भी हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड डिमराइज दैट इज एसोसिएट इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइमराइज में बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमारे पास ये जुड़ जाते हैं आपस में। यहां पे हमारे पास क्या होगा, एसोसिएशन होगी। KCl में क्या होती है, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। बेंजीन या बेंजोइक एसिड्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, एसोसिएशन हो जाती है, जुड़ जाते हैं। In above cases, molecular mass is calculated with the concept of colligative property is not agreed with the theoretical value, as colligative property depends on the number of particles which give varied in case of association or dissociation. समझ में आ गई है? यही बात हम कर रहे हैं तब से। हाँ जी, जैसे अगर कोई भी मॉलिक्यूल टूट गया, ठीक है, तो उसके वेपर प्रेशर में फर्क तो नहीं आएगा? वेपर प्रेशर में फर्क आएगा नहीं आएगा, पहली बात तो क्यों नहीं आएगा उसके बारे में हम लंबी चौड़ी बहस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अब मैंने कहा NaCl है भाई, सॉल्ट है, सॉल्ट है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नॉन डिसॉल्व फॉर्म में अगर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, नॉन वोलेटाइल था। लेकिन सिंस इट नाउ डिसोसिएटेड इनटू केटाइन एंड एनाइन, केटाइन एंड एनाइन है तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन चेंज हुआ होगा उसका किसी तरीके से, तो वेपर प्रेशर में भी वेरिएशन लाया ही होगा वो, है ना। वो अगर अब हम बात करेंगे नहीं वो इस तरीके से टूटा, पत्थर के ही 2 टुकड़े हुए, एक नॉन वोलेटाइल टूट के ही नॉन वोलेटाइल बने, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ना टर्म बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उस पर डिपेंड करेगी फिर। क्लियर है? अब इसके बाद आता है एसोसिएशन। हाँ जी, करेगा ना? हाँ देखो डिपेंड, हम हर केस में नहीं कह सकते कि करेगा। जैसे अभी मैंने बोला पत्थर टूटा तो पत्थर ही बना, पत्थर तो पहले भी नॉन वोलेटाइल था अब भी नॉन वोलेटाइल था, लेकिन सॉल्ट टूटा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव केटाइन एनाइन में टूटा। अब केटाइन एनाइन जाके सॉल्वेंट के साथ अलग तरीके से बिहेव करेंगे, सॉल्वेंट का नेचर क्या है, केटाइन और एनाइन का नेचर कैसा रहेगा उनके साथ, तो अब चीजें बदल जाएंगे। तो हम हमेशा नहीं कह सकते कि एक ही तरीके का फर्क पड़ेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट विच इज बीइंग डिसोसिएटेड और आयनाइज्ड एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट जिसके अंदर वो हमने घोला है कि उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा। ठीक है, अब है देखो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। एसोसिएशन का मतलब क्या है बच्चा, मैंने n सिंगल मॉलिक्यूल्स डाले हैं। हमने क्या किया, n सिंगल मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या करा, मैंने ये 5 पेन सॉल्यूशन में डाल दिए। ठीक है, मैंने क्या किया, ये 5 पेन सॉल्यूशन में डाल दिए। कितने थे, 1 2 3 4 5। जैसे ही सॉल्यूशन में डाले ये आपस में चिपक गए। अब ये क्या बन गया, 1। तो जो एक्चुअल वैल्यू 5 के हिसाब से आनी चाहिए थी वो तो अब 1 के हिसाब से आएगी। तो जाहिर सी बात है आंसर तो सही नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो अगर मैंने n नंबर n सिंगल मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में डाले थे वो AN बन गए। AN मतलब मिला जुला के एक ही कंपाउंड बन गए, एक ही मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। समझ में आया ये? अगर मैंने 10 डाले थे तो 8n मतलब जैसे मान लो 10 छोटे छोटे कार्बन के टुकड़े या एक C10 का एक मॉलिक्यूल, तो वो सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर होगा। एसोसिएशन हो गई उसकी। तो जब ऐसा होगा एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल से होगा क्या, अब जहां गिनती 10 की होनी चाहिए थी वहां 1/10 हो गई। अगर मैं 2 की भी बात करूं, मैंने वहां क्या डाले, 2 चीजें, एक मैंने केटाइन डाला एक मैंने एनाइन डाला, अंदर जाते ही सॉल्ट बना लिया, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना कि नहीं। तो जो गिनती डबल होनी चाहिए थी उसका हाफ काउंट हुआ कि नहीं, ये समझ रहे हो। एसोसिएशन में क्या था, 1 का 2 हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, 2 का 1 हो रहा है।
बाकी वो डिपेंड करेगा, 1 का 2 होना है, 1 का 10 होना है, 10 का 1 होना है, वो नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रही है बात में? क्लियर है? तो यहां क्या है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लीड टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। लिखो बेटा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ये कुछ नया नहीं लिखवा रहा हूं वैसे मैं, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ कंपाउंड। हम हर फॉर्मूला में यही करते हैं, याद करो। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में जब मैं मोलर मास निकाल रहा था तो डिनोमिनेटर में मोलर मास था। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिनोमिनेटर में मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन था। दैट मींस मोलर मासेस आर इनवर्सली रिलेटेड टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर किसी भी तरीके से मोलर मास अगर बढ़ेगा, हाइयर द मोलर मास, अगर हमारे पास क्या हो रहा है, हाइयर द वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑब्टेन देन द नॉर्मल मास, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर अगर हमारे पास हुआ क्या बचा, एसोसिएशन हो गई है, तो एसोसिएशन होने से क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर डिक्रीज हो गए हैं तो हमारे पास हाइयर वैल्यू ऑफ मोलर मास हमें मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल होना चाहिए, तो उससे ज्यादा मिला। क्लियर है? एसोसिएशन होकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटी, मोलर मास बढ़ गया। सॉर्टेड है? क्लियर? चलो, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, इथेनोइक एसिड इन बेंजीन अंडरगो डाइमराइजेशन। क्या है? इथेनोइक एसिड इन बेंजीन अंडरगो डाइमराइजेशन। क्या होता है, ये जो हमारे पास ये डाइमर बन जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है ना बच्चे, ये ध्यान से देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइमराइजेशन। अब डाइमराइजेशन होने से जो हमारे पास गिनती में क्या आने चाहिए थे, 2, अब वो जुड़ के क्या बन गए, 1। अब वो दो मॉलिक्यूल्स जुड़ के अगर 1 बन गए तो हमारे पास जो गिनती थी वो आधी हो गई। गिनती आधी हो गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गई, मोलर मास डबल हो गया। जो 60 का मोलर मास आना चाहिए था, हमें अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला कंसेप्ट लगा के 120 का मिल रहा है। समझ में आई है बात? ये पता चल रहा है जस्टिन बच्चा? पक्का क्लियर है सबको? बच्चा पता चल रहा है लास्ट में भी, है ना? चलो, इसके बाद है डिसोसिएशन से क्या होगा। डिसोसिएशन से क्या रहेगा, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल लीड्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डिसोसिएशन से क्या हो रहा है बच्चा हमारे पास, इट लीड्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जितने पार्टिकल्स बढ़ते गए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, मोलर मास घटता जाएगा, यही रहेगा। ड्यू टू दिस लोअर वैल्यू ऑफ मोलर मास इज ऑब्टेन्ड देन नॉर्मल मोलर मास। समझ में आई है? अगर डिसोसिएशन हो रही है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं तो मोलर मास घट रहा है। यही रिलेशन है। तो जैसे पोटेशियम क्लोराइड है KCl इन वाटर, जब डिसोसिएट करेगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, इट शोज मोलर मास ऑफ 37.25 और नॉर्मल मोलर मास कितना है, 74.5। इसका आधा हो गया है ये। समझ में आई है? क्योंकि अब हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर गई थी डिसोसिएशन के कारण। सॉर्टेड है बच्चा? ये कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? एसोसिएशन डिसोसिएशन का कंसेप्ट पता चल गया। अब आता है वेंट हॉफ फैक्टर। हम इन्हीं चीजों को न्यूमेरिकल में कैसे यूज करने वाले हैं। तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, लिखना है बच्चा साथ के साथ फॉर्मूला लिखना मेन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? It is equal to the ratio of experimental value of colligative property to the calculated value of colligative property. Done है? ये लिखो, Van't Hoff factor is equal to normal, that is calculated molar mass upon observed molar mass, या observed colligative property over calculated colligative property. ये दिख रहा है, यहां calculated molar mass है तो यहां डिनोमिनेटर में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक बात है? ये लिखो, नॉर्मल कॉलिगेटिव वेंट हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या नॉर्मल मोलर मास ओवर ऑब्जर्व्ड या अबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर बात है बच्चा ये? ठीक है।
और इसके अलावा हमें क्या पता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया इसके बारे में। डन है बच्चा, किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक, चलें आगे, लिख लो। चलो लिख लिया ना बच्चा सबने? अब देखो हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर को हम यूज कैसे करेंगे और फॉर्मूलाज के अंदर डालते हुए न्यूमेरिकल के अंदर यूज कैसे करेंगे, इसे उसको समझते हैं। पहला तो ये देखो, द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड। नॉर्मल वैल्यूज क्या है? जो थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट करी हुई हैं, अज्यूमिंग नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, किसी तरह की कोई एसोसिएशन नहीं, कोई डिसोसिएशन नहीं, ऐसी अजम्पशन के साथ जो कैलकुलेटेड है उनको हम क्या बोल रहे हैं बच्चा? नॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अब नॉर्मल वैल्यूज क्या है बच्चा हमारे पास? अब नॉर्मल वैल्यूज हैं ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। अब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है तो फॉर सॉल्यूट्स विच डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये लिखो, वो फॉर सॉल्यूट्स विच डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जितने क्वेश्चंस तुमने अभी तक किए हैं, जैसे जितने भी तुमने अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल किए हैं, उनमें किसी में भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं थी, तो उनमें वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव, नॉर्मल मोलर मास ओवर ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या हमारे पास क्या था, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों सेम रहने वाली है, क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रही है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम आएंगे, तो कट के आंसर क्या आएगा? 1, है ना? ठीक है आदित्य भाई साहब, पता चला? और अगर हमारे पास कोई सॉल्यूट है जिसकी एसोसिएशन हो रही है, सॉल्यूट विच आर अंडरगोइंग एसोसिएशन, तो उसमें आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1। ठीक है, उसमें हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? लेस देन 1। और अगर डिसोसिएशन हो जाती है तो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है? हमेशा ग्रेटर देन 1। क्लियर है? तो एक तो हम वेंट हॉफ फैक्टर अगर हमें गिवन हो कि वो लेस देन 1 है, मतलब डेसिमल्स में कुछ गिवन है, जीरो तो हो ही नहीं सकता, मतलब जीरो से छोटा तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में नहीं जा रहा है, तो अगर हमारे पास वैल्यू लेस देन 1 में जा रही है, दैट मीन्स क्या हुआ है बच्चे? एसोसिएशन। अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, डिसोसिएशन। इक्वल्स टू 1 आ रही है वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू, इसका मतलब नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। डन है? अब इन्हीं बेसिस पे हम जितने भी हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज लिखे थे उनको मॉडिफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, इनको लिखो बच्चा। अगर इनको लिखते हुए ध्यान से देखोगे, हमने क्या कहा था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां मोल फ्रैक्शन के साथ में क्या लग गया है? वेंट हॉफ फैक्टर। दिखा है? साथ में क्या लग गया? ये हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। तो जहां सिर्फ सॉल्यूट होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता था, वहां वेंट हॉफ फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ। डन है? और मोल फ्रैक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, यही था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ओवर सॉल्वेंट, जब n1 प्लस n2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू n1 ले रहे थे, तो वही बना है फॉर्मूला। इसके अलावा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी। डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है? यही था ना हमारे पास, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए केबी लगाया, अब यहाँ केबी के साथ आई लग गया। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। कांस्टेंट लगाया हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए केएफ, अब साथ में आई लग गया। पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता था, अब साथ में हमने आई लगा दिया। डन है? तो सारे फॉर्मूला सेम हैं, बस अब हम क्या कर रहे हैं, साथ में उनके आई लगाते जा रहे हैं, वेंट हॉफ फैक्टर को साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो फटाफट से एक बार फॉर्मूलास ले। हाँ बहुत बढ़िया। अब हमें कैसे सपना आएगा कि कब वेंट हॉफ लगाना है, कब नहीं लगाना है? तो वहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, वहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, कहीं एसोसिएशन, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, कोएगुलेशन, इस तरह के शब्द मिलेंगे। अगर ऐसा वर्ड है वहाँ, तो इसका मतलब वेंट हॉफ फैक्टर का कंसेप्ट लगेगा। अगर ऐसा नहीं लिखा है, कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब कुछ एसोसिएशन डिसोसिएशन लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसकी प्रैक्टिस के टाइम पे तुम्हें क्लियरली डिफरेंस दिख जाएगा दोनों में। पहले फॉर्मूलास लिख लो। हाँ जी, चलो भाई, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चा? एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड आता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इससे पहले सुना है हमने कहीं?
कहाँ सुना था? इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, है ना। +1 में हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन क्या कहता था? वो ये बताता था भाई अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स डालते हैं तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो डिसोसिएट कर जाएंगे, दैट सर्टेन परसेंटेज और दैट सर्टेन फ्रिक्शन जो डिसोसिएट कर जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल नंबर इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यही था। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको नहीं पता है पहले एक बार ये लिख लो बच्चा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अल्फा से, एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन। जितने टूट गए अपॉन जितने हमने ओरिजिनली कंसीडर किए थे, डाले थे सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन। क्लियर बात है बच्चे? ये लिख लिया है फॉर्मूला, ठीक है, डन। अब हम इसको समझे कैसे? इसको अभी ना मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको साथ में समझना। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, मैं साथ के साथ और किसी और मेथड से भी क्लियर करता रहूंगा। फिर हमारे पास हम बात क्या कर रहे हैं बच्चा? लेट अस सपोज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट गिव्स m आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। मैंने क्या बोला? कोई एक मॉलिक्यूल हमने डाला और वो m आयंस में डिसोसिएट कर गया। एक मॉलिक्यूल को जब हमने सॉल्यूशन में डाला तो वो m नंबर ऑफ आयंस में डिसोसिएट कर गया। सॉल्यूट कितना था बच्चा? 1 मोल। मैंने एक मॉलिक्यूल को डाला था। अब जैसे NaCl है, 1 मॉलिक्यूल को अगर हमने सॉल्यूशन में डाला तो 2 मोल्स में डिसोसिएट कर गया। अब मैंने 2 की जगह स्टैंडर्ड बना दिया, मैंने कहा m नंबर ऑफ मोल्स में टूटेगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट अनडिसोसिएटेड इज 1 माइनस अल्फा। ये किसी को दिक्कत? क्योंकि हम फ्रैक्शन के हिसाब से लेते हैं। मैंने कहा 1 मोल डाला था, अगर हमने 1 डाला था उसमें से कितने परसेंट कितना फ्रैक्शन टूट गया, बचा हुआ क्या हुआ? 1 माइनस अल्फा। ये समझ रहे हो? मान लो मैंने कहा 1 डाला था, 1/4 टूट गया, तो 1 माइनस 1/4 अनडिसोसिएटेड बचा कि नहीं? क्लियर है? तो वो क्या बना हमारा? 1 माइनस अल्फा। डन। m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, उसमें से m अल्फा ऑफ A m अल्फा ऑफ B टूट गए। किसी को दिक्कत इसमें? अब ये m अल्फा का मैंने एग्जाम्पल क्या बनाया हुआ है इसको समझो। बहुत आसान तरीके से क्या किया हुआ है मैंने, हमने कहा 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ AB मैंने इंट्रोड्यूस किए, सॉल्यूशन के अंदर डाल दिए। कितने? 100 मोल्स ऑफ AB। उसमें से 50 टूट गए बचा, उसमें से 50 टूट गए। 50 टूटने का मतलब क्या हुआ? क्या ये 50 और 50 मिलके 100 बन रहे हैं? नहीं। क्या बन रहे हैं? 50 और जो 50 हैं वो यानी कि 50 AB डिसोसिएट हो गए हैं और 50 AB अनडिसोसिएटेड बच गए हैं। हुआ कि नहीं? अगर हमारे पास 100 कपल्स थे, 100 कपल्स में से 50 का ब्रेकअप हो गया तो कितने सिंगल्स मिले? 100 सिंगल्स। समझ में आई है? और 50 क्या रह गए? जो हमारे पास एज अ कपल ही थे, एज अ मॉलिक्यूल ही थे। क्लियर बात है? ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि हमारे पास अगर मैंने 100 AB डाले हैं, उसमें से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाफ है, 1/2 है, तो हाफ का मतलब हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहां मैं लिख दूं अल्फा की वैल्यू मैं क्या मान रहा हूं, अगर हाफ होती इस केस के लिए तो क्या लिख रहा हूं मैं? अल्फा की वैल्यू हाफ टाइम्स ऑफ 100 ऑफ A पॉजिटिव। ऐसे ही बना है ना? बना। और हाफ टाइम्स 100 इंटू B नेगेटिव। बना कि नहीं? ये समझ में आया बच्चे? तो हम जब अब यहां पे मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं तो यहां क्या था? m टाइम्स अल्फा। m क्या था बच्चा हमारे पास? m जिसको मैं बार बार लिख रहा था अभी 100 माना हुआ था। अल्फा क्या था जो हमारा 1/2 माना हुआ था कि नहीं? समझ में आई ये वाली बात? रिलेट कर पा रहे हो? हाँ जी बच्चा, सब नंदिनी पता चल रहा है बच्चा? चलो, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हम इनको क्या कर रहे हैं, हमने ब्रेक कर दिया कि मेरे पास m अल्फा A m अल्फा B मिल गया मुझे। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस फॉर्म्ड m अल्फा। नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड कितने हुए? m अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स कितने बच गए? m अल्फा जो हमारे पास आयंस आए और 1 माइनस अल्फा जो अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स बने। बने कि नहीं? यही हुआ ना? m अल्फा
जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस आए, और 1 माइनस अल्फा हमारे पास क्या बचे, जो अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स बने। टोटल तो वही हुआ ना, तो टोटल जब हमने इनकी गिनती करी तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा। तो अब हमारे पास ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए बच्चा, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 1 माइनस अल्फा जो अनडिसोसिएटेड बच गए थे, प्लस m अल्फा जो डिसोसिएटेड होके आयंस आ गए थे, अपॉन डाले कितने थे हमने, 1। तो हमारे पास नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1, ऑब्जर्व कितने आ गए, 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या निकल गई है, 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, या अल्फा माइनस m अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस I। रीअरेंज कर रहे हैं सिर्फ, है ना। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, सिर्फ एक रीअरेंजमेंट किया है हमने। यहाँ पे क्या किया है, जो अल्फा है इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है अल्फा माइनस m अल्फा, और हमने 1 माइनस I मतलब I की वैल्यू इधर रखी। अब यहाँ से अल्फा कॉमन लिया और m माइनस 1 को डिवाइड कर दिया। हमने अल्फा कॉमन लिया, m माइनस 1 बचा, और उधर I माइनस 1 लिख दिया, उसे माइनस माइनस कॉमन लेके हटाया, तो अल्फा की वैल्यू I माइनस 1 ओवर m माइनस 1 आ गया। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स जो हमने इंट्रोड्यूस किए थे, और वेंट हॉफ फैक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। लिख लो इसे, नोट डाउन करो बच्चे इसे, ठीक है। एक बार मैं इसका और एग्जाम्पल की तरह भी बता देता हूँ, एक बार ये देख लो बच्चा, उसके बाद नोट डाउन, क्योंकि दोनों कर लेना। अब जैसे यहाँ मैंने ए बी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, मैंने क्या किया बच्चा, ए बी इंट्रोड्यूस किया है, तो ए बी में ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में टूटेगा, जैसे के सी एल था, के पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव। हाँ जी बच्चा, तो हमारे पास यहाँ एम की वैल्यू क्या आ गई, 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन कितना है, 2, अल्फा कितना आएगा, I माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, I माइनस 1 ओवर m माइनस 1, हमारे पास क्या बना, I माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू I माइनस 1 बना। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल गई, I माइनस 1। अगर AB2 इंट्रोड्यूस किया था तो क्या निकलेगा, A पॉजिटिव प्लस 2B नेगेटिव, जैसे कैल्शियम क्लोराइड टूटता, बैलेंस किया है ना, डन। तो यहाँ कितने निकली है m की वैल्यू, 3 निकली है कि नहीं, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकली, I माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 विच इज 2। समझ में आया, ये नोट डाउन करो एक बार। देखो बच्चा, अब हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हमने अभी क्या बात करी थी बच्चा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। अब आ गई है हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, यही रहेगा। डिसोसिएशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड था, एसोसिएशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, ये रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, Na का मतलब क्या हुआ बच्चा, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस है जो कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बन गए। 5 थे मिलके एक बन गया, 10 थे मिलके एक बन गया, n नंबर ऑफ ए थे वो एक मॉलिक्यूल बन गया पूरा। तो ये क्या हो गई, इनकी एसोसिएशन हो गई है। अब 1 मोल ऑफ एन कितना बना, अल्फा बाय n। 1 मोल ऑफ ए था तो एन की कंसेंट्रेशन कितनी बनी, अल्फा बाय n। कैसे, मैंने कहा 10 थे मिलके एक बन गया, तो एक की कंसेंट्रेशन कितनी हुई, 110। गिनती में हुआ कि नहीं 110, है ना। अगर 50 चीजें मिलके एक बनेंगी तो एक उनके बराबर गिनती में कितना हुआ, 150, है ना। तो इसी तरीके से अल्फा बाय n आया जितनी एसोसिएशन हुई होगी। a इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, जो हमारे पास अब बच गए हैं अनएसोसिएटेड। ये कौन है, अनएसोसिएटेड, वो आफ्टर एसोसिएशन है, ये जितने हमने शुरू में डाले थे उनमें से जो अब अनएसोसिएटेड बचे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हुआ, जो अनएसोसिएटेड बचे हैं प्लस जिनकी एसोसिएशन हो चुकी है, एड ऑन किया, I की वैल्यू क्या, 1 माइनस अल्फा ओवर अल्फा बाय n होल डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से अल्फा की मेरे पास वैल्यू निकल गई है, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय n माइनस 1, ये हमारे पास रहेगा। किसी को दिक्कत, डन है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, उससे वो ये चीज़ें जो हैं अभी तक हम जैसे थ्योरेटिकल चल रहे हैं उसको समझना आसान हो जाएगा। डन है, लिख लिया सबने। अब एक बार इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करो बच्चा, इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। पहले ना एक बार मैं खुद समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो कि पहली बात, जैसे एक बच्चे ने पूछा था हमसे कि भाई अभी क्लास में अब डिस्कस किया था कि भाई मुझे कैसे सपना आएगा कि वेंट हॉफ वाला कंसेप्ट लगाएं कि नहीं।
तो यहाँ क्वेश्चन है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मल क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट का। तो when 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट जिसका मोलर मास 142 गिवन है was dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर, assume Na2SO4 undergo complete ionization। यहाँ पे दे रखा है कि क्या हो गई है, उसकी कंप्लीट आयनाइजेशन हो गई है। तो आयनाइजेशन वर्ड आया कि नहीं? अगर आयनाइजेशन वर्ड आ गया है तो इसका मतलब हमें वेंट हॉफ फैक्टर लगाना पड़ेगा। और कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जितने मोल्स हमने डाले थे वो सारे के सारे ब्रेक कर गए हैं, अनडिसोसिएटेड पार्टिकल कुछ बचा ही नहीं है। समझ में आई ये बात? ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए अगर हम करना शुरू करें तो सबसे पहले हमारे पास देखो डेल्टा टीबी, क्योंकि इन्होंने यही बोला कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमारे पास डेल्टा टीबी का फॉर्मूला था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है बच्चा सीधा सीधा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू W2 इंटू 1000 ओवर M2 इंटू W1। यही था बिल्कुल। ये कहां से आया? हमें क्या पता था? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए के बी लगाते थे। मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट होता था, और साथ में अब वेंट हॉफ फैक्टर आ गया, वहीं से बना था ये सारा। तो अगर आई हटा दो तो ये सेम वही पीछे वाला फॉर्मूला, कुछ नया नहीं है। आई क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन हमें गिवन थी। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया था? वेट ऑफ, जो हमारे पास गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन था ना बच्चा, व्हेन वेट ऑफ 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। तो मोलर मास 152 ये भी गिवन था। W1 50 ग्राम हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और Kb 0.52 ये भी हमारे पास क्वेश्चन के लिए वाटर का जो कांस्टेंट है वो वैल्यू गिवन थी। ये सारी वैल्यूज गिवन है हमारे पास। अब मुझे क्या पता है कि जब एक सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा, 100% आयनाइजेशन होनी है, तो Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट करेगा, पता है सबको ये। अब बैलेंस करो, यहाँ 2 सोडियम थे तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ SO4 अकेला था तो 1 हुआ। टोटल 2 + 1 3 बने कि नहीं? टोटल 2 + 1 3 बन गए हमारे पास। तो 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट गिव्स 3 मोल ऑफ पार्टिकल। तो आई की वैल्यू सीधा कितने निकल गई? 3। समझ में आई? आई की वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकल गई? 3 निकल गई, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास अब बन रहे हैं। 1 पार्टिकल के लिए 3 पार्टिकल्स हमारे पास फिलहाल से सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो वेंट हॉफ फैक्टर तो होता ही है। अगर 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस है तो सीधा सीधा जितने मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट करेगी कोई चीज, उतनी ही क्या होगी उसकी आई की वैल्यू। क्लियर है? लेकिन ये सिर्फ किस केस में होगा? जब 100% डिसोसिएशन का केस होगा। ठीक है, जब कंप्लीट डिसोसिएशन का केस है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि वो क्या कहां जा रहा है बच्चे, इट अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन। तो कंप्लीट आयनाइजेशन के केस में हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी? जितने नंबर ऑफ आयंस टूट के बने हैं। डन है, आई की वैल्यू आ गई है, सारी वैल्यूज गिवन है, डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या निकला? डेल्टा टीबी की वैल्यू आई है 0.439। कैलकुलेशन कर लोगे तो 373 केल्विन पे वाटर बॉईल करता है, प्लस सॉल्ट ऐड करने की वजह से डेल्टा टीबी और ऐड किया, तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ गया है। किसी को दिक्कत? डन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं, हर बच्चे को अटेम्प्ट करने हैं ये, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम क्लास में सिर्फ इसके डाउट्स करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और जो सब हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डन।